जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न जो क्वेश्चन आंसर होगा केमिस्ट्री पहला पार्ट हमारे आसपास के पदार्थ, इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको हम सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसे आप नोट करते चलिएगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन के बारे में दिया हुआ है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ऐसे होती तो 5 है लेकिन मुख्यतः 3, ठोस, द्रव, गैस। अब ये परिवर्तन कैसे होता है, तो ठोस को गर्म करेंगे ना तो द्रव हो जाएगा, ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव होगा और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस होता है। अब यहाँ देखिए, अब वापस आएंगे तो गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव होगा, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस हो जाएगा। जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ को गर्म कीजिएगा तो द्रव हो जाएगा, पानी हो जाएगा, और पानी को गर्म कीजिएगा तो वाष्प गैस हो जाएगा। अगर आप गैस को पुनः आप ठंडा करते हैं तो ये पानी हो जाएगा, जल हो जाएगा द्रव में, और द्रव को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे पुनः पानी को, जल को, तो ये बर्फ़ हो जाएगी, यानी ठोस अवस्था में हो जाएगा। आगे उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि साधारण जल को अगर 0 डिग्री तक ठंडा करने पर वह बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, अगर 0 डिग्री पर ठंडा किया जाए तब। जबकि अगर 100 डिग्री पर गर्म किया जाए तो उबलकर जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और जलवाष्प को ठंडा करने से पहले जल जो होता है करने पर, जब जलवाष्प को हम गैस को ठंडा करेंगे तो वो द्रव में बदल जाता है, अंत में वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी बर्फ़ गर्म करेंगे तो जलवाष्प हो जाएगा, पुनः जलवाष्प को ठंडा करेंगे तो जल होगा, और जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसके बारे में देखिए, ठोस, द्रव, गैस तीनों का गुण क्या होता है। अंतराण्विक स्थान, तो ठोस जो होता है इसके अणु जो होता है काफ़ी नज़दीक होते हैं, इसी कारण इनके अणुओं के बीच जगह बहुत कम होता है। द्रव के बीच थोड़ा सा अधिक होता है ठोस से, और द्रव में बहुत अधिक होता है गैस में, क्योंकि इसके अणु जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो इनके अणुओं के बीच जो दूरी होता है वो ज़्यादा होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल, तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल खाली जो स्थान है, 2 अणुओं के बीच स्थान अगर जिस पदार्थ में ज़्यादा होगा उसका बल ज़्यादा लगेगा, तभी ना वो एक दूसरे को पकड़ के रखेगा। तो इसमें अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसके अणु जो होते हैं काफ़ी सटे होते हैं, तो जगह कम हो गया। इसका थोड़ा सा कमज़ोर होता है तो इसके बीच थोड़ा सा दूरी बढ़ जाता है, और इसमें नगण्य होता है, कोई बल नहीं लगता है, जिसका जहाँ चाहेगा वो मन जहाँ घूम सकता है गैस का, तो इसमें नगण्य होता है बल। घनत्व, तो जिसमें खाली स्थान, रिक्त स्थान कम होगा उसका घनत्व उच्च होता है। तो ठोस में खाली स्थान सबसे कम है, अंतराण्विक बल बहुत अधिक है तो इसका घनत्व अधिक होगा। द्रव का कम होता है और बहुत कम होता है गैस का, क्योंकि इसमें दूरी होता है काफ़ी अधिक हो जाता है। अब कण की गति, तो ठोस के कण गति नहीं करते हैं, इसलिए इसका आकार आयतन निश्चित होता है, और द्रव का जो होता है थोड़ा बहुत गति कर लेता है तो ठोस की अपेक्षा, इसलिए इसका आकार जो होता है ये निश्चित नहीं होता है। और गैस का तो स्वतंत्र होता है तो कहीं भी घूम सकता है, तो इसके कण की स्थिति होता है कि स्वतंत्र होता है, कहीं भी गमन कर सकता है। अब कणों की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के बारे में, तो कण की ऊर्जा जो होती है ये ठोस में कम होता है क्योंकि गति कम करता है, द्रव में थोड़ा बहुत उच्च होता है क्योंकि ये थोड़ा बहुत गति कर लेता है, और गैस जो होता है ये बहुत अधिक इसमें होता है कणों की गतिज ऊर्जा, कणों की ऊर्जा, क्योंकि ये गति ज़्यादा करता है। और गतिज ऊर्जा क्या होता है, गति के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को ऊर्जा कहते हैं। तो गैस गति कर सकता है, द्रव उससे थोड़ा सा कम करता है और ठोस गति नहीं करता है। आकृति और आयतन, तो ठोस में जो होता है आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसके अनुगति नहीं करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ये काफ़ी मजबूत होता है। और द्रव में क्या होता है कि आकृति तो होता है निश्चित, लेकिन आयतन, ये आकृति अनिश्चित होता है, क्योंकि इसके अणु जो होते हैं स्वतंत्र रूप से कहीं भी थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, तो आकार अनिश्चित होता है, लेकिन किंतु आयतन जो होता है निश्चित होता है। अब द्रव गैस का जो होता है ये कहीं भी जा सकते हैं, आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी, आकृति भी अनिश्चित होता है। संपीड़ितता, तो ठोस को आप दबा नहीं सकते हैं, बहुत कम दबा सकते हैं, तो ठोस की अपेक्षा द्रव है, इसके अणु, जिसके अणु जो होता है ना, जिनका अंतराण्विक बल काफ़ी मजबूत होगा उसे हम दबा नहीं सकते हैं उतना। तो द्रव का कम होता है तो उसको थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, और गैस में बहुत कम होता है इसको अधिक दबा सकते हैं, यानी कि ठोस को हम नहीं दबा सकते हैं बहुत कम, द्रव को उससे ज़्यादा और गैस को उससे और ज़्यादा।
अब आगे देखते हैं, किसी पदार्थ द्वारा उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन लाने की क्रिया अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। तो किसी पदार्थ द्वारा उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैसीय में परिवर्तन लाने के लिए यहाँ लिए होगा अवशोषित ऊष्मा की जो मात्रा होगी उसी को हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में, गैस की अवस्था से यहाँ होगा गैस की अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसी को हम संघनन कहते हैं। संघनन का मतलब कोई गैस है उसको हम द्रव में परिवर्तित कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो संघनन। वह ताप जिस कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में आ जाए वह हिमांक कहलाता है। यानी ये समझिए कि अगर भाप है उसको हम द्रव में परिवर्तित करेंगे ठंडा करके तो उसको कहेंगे संघनन, और द्रव को हम अगर बर्फ़ में बदलेंगे ठंडा करके तो वो कहेंगे हिमांक, मतलब जम गया। यह प्रक्रिया द्रव का जमना कहलाता है। एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उसकी इकाई मात्रा द्वारा अवशोषित या उष्मित ऊर्जा की मात्रा विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहलाते हैं। कि निश्चित ताप जो होता है अगर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाता है उस ऊष्मा को, उस ऊर्जा को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। वाष्प शब्द का प्रयोग वाष्प और थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि वाष्प और गैस में क्या अंतर होता है। तो वाष्प शब्द का प्रयोग वैसी गैसों के लिए होता है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि क्या होता है कमरे के ताप के गैस के रूप में होता है। इसमें ये गैस हो गया, वो वाष्प हो गया। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो कोई ठोस पदार्थ अगर गैस में परिवर्तित हो रहा है सीधे तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ होता है, कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, वही होता है ऊर्ध्वपातन। जो ठोस से सीधे गैस में, द्रव नहीं होगा सीधे गैस होगा, वो ऊर्ध्वपातन होता है। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है, वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक जो है ये भी घटता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैस जो होता है द्रव में परिवर्तित होगा उसको क्या कहेंगे, गैस द्रव में परिवर्तित होगा। तो अभी हमने पीछे बताया कि गैस का द्रव में परिवर्तन, गैस का द्रव में परिवर्तन करेंगे तो द्रव हो जाएगा, इसको कहेंगे संघनन कहते हैं। इसको गैस का द्रव में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। देखिए द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है, कोई गैस पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव में परिवर्तित होता है उसको क्या कहेंगे, संघनन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित, ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होगा तो द्रवनांक कहेंगे। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल जो होता है, जो इसके कणों को एक साथ पकड़कर एक दूसरे को पकड़ के रखेगा तो इसको कहते हैं अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसी के कारण पदार्थ के कण जो होते हैं काफ़ी सटे सटे होते हैं, इसी बल के कारण। जिसमें अंतराण्विक बल ज़्यादा मजबूत होगा उसके कण काफ़ी नज़दीक होते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। तो वायु में फैलती है तो प्रसरण होगा। वायु में बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, क्योंकि अब कोई भी पदार्थ जब तैरेगा इसका मतलब कि उसका घनत्व जो होता है वो कम है, यानी कि बर्फ जल से हल्का होता है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन का माप, तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 क्या जोड़ दिया जाता है सेल्सियस में। यानी 100 डिग्री सेल्सियस है तो प्लस 100 में जोड़ दीजिए तो 373 केल्विन हो जाएगा। किसी पदार्थ का केल्विन में माप 673.15 है तो सेंटीग्रेड में माप सेल्सियस में ये 400। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति के कारण उच्च ताप होता है, बहुत उच्च ताप पर होता है प्लाज्मा। गर्म करने पर गैस का आयतन, तो कोई भी गैस का आप गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ जाता है। अब देखेंगे गर्मी के दिन में वाहनों में जो टायर में जो गैस भरा जाता है वो अधिक नहीं भरा जाता है, क्योंकि गैस का जो आयतन होता है वो गर्म होने पर गैस फैलता है और उसको जगह ज़्यादा चाहिए। अगर जगह ज़्यादा नहीं मिलेगा ना तो ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे गैस सिलेंडर है, कहीं अगर खाना बन रहा है तो कहीं कहीं देखिएंगे कि सिलेंडर जो है सिलेंडर गैस का उसको पानी में रख दिया जाता है, कारण उसको पानी में रख देते हैं।
इसका कारण ये है कि अगर वो ज़्यादा गर्म होगा, ये सिलेंडर है, इसको हम पानी में रख देते हैं, ये नीचे अगल बगल द्रव हो जाता है। ज़्यादा गर्म होगा तो ज़्यादा पानी में, कारण कि ठंडा गर्म होगा तो ब्लास्ट ज़्यादा जगह देगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसी कारण इसको, तो यही है, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। आगे, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। तो आर्द्र वायु, आर्द्रता यानी कि नमी रहेगा तो धीरे धीरे सूखेगा। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है, जहाँ हवा तेज रहेगा वहाँ वाष्पन का दर तेजी से होगा। आगे, अब खाली स्थान, पदार्थ इतना सूक्ष्म किससे बना होता है? पदार्थ जो होता है किससे बनता है? पदार्थ सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। पदार्थ की 3 अवस्था तो जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव और गैस की तुलना में ठोस में उपस्थित अंतराण्विक आकर्षण बल, तो ठोस में तो अंतराण्विक आकर्षण है, आपने यही बताया यहाँ पे, देखिए पीछे आके देखते हैं। ठोस में अंतराण्विक आकर्षण ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक होता है। किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो द्रव में, किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन ये हो जाएगा द्रवणांक। किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन, तो जब ठोस द्रव में परिवर्तित होगा, यहाँ देखिए ठोस जो होता है अगर द्रव में परिवर्तित होगा तो उसको क्या कहेंगे? द्रवणांक कहेंगे। अगर ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो रहा है तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। आगे, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन, इसको कहते हैं वाष्पन। 6 नंबर, किस ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हाँ, यहाँ पे ये होगा ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन, इसको हम द्रवणांक कहते हैं, इसको हम द्रवणांक कहते हैं, द्रव में बदलेगा तो। वाष्पन दर की सतह, वाष्पन द्रव की किस पर होता है? वाष्पन द्रव की सतह पर होता है, जबकि उबलना द्रव के भीतर होता है। गैस होती है तो गैस क्या होती है? गैस को संपीड़ित होती है, गैस को हम दबा सकते हैं। ठोस जो होता है संपीड़ित होता है, गैस ठोस को नहीं दबा सकते हैं। ठोस पदार्थ का द्रवणांक और घर्षणांक जो होता है वो उच्च होता है। द्रव में बहाव होता है क्योंकि उसके कणों की गतिज ऊर्जा ठोस की कण की तुलना में अधिक होता है। ठोस में की अपेक्षा गैस में, द्रव में जो होता है वो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होता है, इसके कारण उसके अणु जो होते हैं गति करने लगते हैं, और द्रव की अपेक्षा गैस में भी और ज़्यादा अधिक होता है, तो उसके कण और भी गति करने लगते हैं। तो आगे का क्लास अगले दिन हम पढ़ेंगे, इसमें और भी जो क्वेश्चन है वो अगले दिन हम देखेंगे। जय हिंद।